कांता फूट फूट कर रो रही थी। वह अपनी बड़ी बेटी दिव्या की अर्थी के पास बैठी बार बार यही दोहरा रही थी, मेरी बारी थी, तू कैसे चली गई। कभी अपनी छाती को कूट रही थी तो कभी दिव्या पर निढाल होकर गिर रही थी। सब उसे सांत्वना देने में लगे थे, परंतु उसका रो रो कर बुरा हाल था। दिव्या को स्वाइन फ्लू हो गया था और 15-20 दिन की जिंदगी और मौत की जंग में मौत ने बाजी मार ली थी। उन्होंने दिव्या को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करवाया। डॉक्टरों के परामर्श और इलाज के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी सहारा लिया, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ। कांता दिव्या को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बार बार यही दोहरा रही थी कि मुझे भी इसके साथ ही ले चलो, मैं अब यहाँ जीकर क्या करूँगी। कांता का रुदन देखकर सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांता को कैसे भी सब्र नहीं हो रहा था। उसका वर्षों का बांध अब सैलाब बनकर बह रहा था। मनुष्य कितना भी चाहे, जाने वाले को कौन रोक सकता है। आखिरकार दिव्या को भी चिता को समर्पित कर दिया, लेकिन कांता बेसुध हो गई थी। उसे कमरे में लिटा दिया गया। इंजेक्शन देकर जैसे ही कांता की तंद्रा टूटी, उसे पिछली यादों ने घेर लिया और वह अपने मायके रोहतक गई हुई थी। उसके भतीजे के बेटे की शादी थी। घर में गहमा गहमी का माहौल था। बड़ा परिवार होने के कारण 10-15 दिन रिश्तेदारों और फंक्शन में कैसे बीते उसे पता ही नहीं चला। वह खुशी में सराबोर हो रही थी। चारों तरफ से कानों में रस घोलती बुआ जी की आवाज़ों ने उसे क्षितिज पर बिठा दिया। वह यह भी भूल गई कि उसे वापस सतना भी जाना है। आज कांता के सतना रवाना होने का वक्त आ गया था। वह भारी मन से सतना के लिए रवाना हुई। दूसरे भतीजे का बेटा विशु उन्हें छोड़ने दिल्ली जा रहा था। विशु ड्राइवर और कांता कार से दिल्ली के लिए रवाना हुए। रोहत गांव के पास ड्राइवर को लगा कार में पेट्रोल खत्म होने वाला है। उन्होंने सोचा हम रोहत में पेट्रोल डलवा लेंगे, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। पेट्रोल डलवाने से पहले ही 790 के टम्पू के साथ आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर बहुत भीषण थी। कांता तो बेहोश हो गई। विशु मोबाइल पर गेम खेल रहा था, उसे होश था। ड्राइवर की स्थिति भी खराब थी। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। इतने में एक जीप आकर वहां रुकी जो सवारियों से भरी थी। लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला। तब तक कार के पिछले हिस्से में आग लग चुकी थी और ड्राइवर अभी कार में ही था। उसकी खिड़की नहीं खुल रही थी। ये लोग ड्राइवर को कार से बाहर नहीं निकालना चाह रहे थे। अपनी जान सबको प्यारी होती है। विशु ने सबको आश्वासन दिया कि यह आग और नहीं भभकेगी, क्योंकि कार में पेट्रोल नहीं है। जैसे तैसे वो लोग ड्राइवर को बाहर निकालने के लिए राजी हुए। उन्होंने खिड़की का कांच तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। कांता बेहोश थी। अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। वह दर्द से घबरा रही थी, क्योंकि उसके घुटने की और हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और भी बहुत सी चोटें आई थी। भला हो उस ड्राइवर का जो उसने उन तीनों को जीप में लिटाकर रोहतक मेडिकल कॉलेज में पहुंचा दिया। वहीं भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो माल बटोरने के लिए ही आते हैं। कांता का पर्स किसी ने मार लिया था, जिसमें सोने की चेन, अंगूठियां और 20-25 हज़ार रुपए थे। कार बुरी तरह आग की भेंट चढ़ चुकी थी। कांता का सामान भी उसमें आग की भेंट चढ़ गया। विशु ने घर वालों को किसी का फ़ोन लेकर फ़ोन किया और बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वह मेडिकल कॉलेज में हैं। डॉक्टर साहब बाहर गए थे, इसलिए कांता का ऑपरेशन नहीं हो सकता था। 2-3 दिन बाद जब डॉक्टर साहब आए तो कांता के ऑपरेशन हुए। ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई थी। कांता की अटैची आग की भेंट चढ़ चुकी थी, परंतु जो जेवर थे उन्होंने डली का आकार ले लिया था। सो उसके भतीजे वहां गए और गनीमत उनके हाथ वह डली लग गई। परंतु सबको लग रहा था पैसा तो हाथ का मैल है, शुक्र है जान तो बची। सांस है तो पैसा तो और कमा लेंगे। वह चल फिर नहीं सकती थी, रोहतक ही रही। कांता के भाई भतीजों और भाभीियों ने मन से सेवा की। कांता 2-3 महीने बाद चलने फिरने की हालत में आ गई। उसे रमेश की भी फिक्र थी, क्योंकि रमेश सतना में अकेला था और उसे अस्थमा के साथ बहुत सी और बीमारियां भी थी। सो वह जैसे ही जाने लायक हुई, वह सतना के लिए रवाना हो गई। वहां पर रमेश का खुद का ऑफिस था। वहां 7-8 लड़के काम करते थे और रमेश बिड़ला से भी जुड़ा हुआ था। सो दोनों को कोई तकलीफ नहीं हुई, ना ही किसी बात की कोई दिक्कत। रमेश कांता का बहुत ख्याल रखता था। उससे जितना बन पड़ता वह कांता की सेवा करता और कांता की ज़रूरतों का ख्याल रखता। जिंदगी दौड़ नहीं रही थी, हाँ खिसक जरूर रही थी। रमेश ने कांता के सिरहाने स्टूल पर पानी का लोटा रखा, उसका बिस्तर सही किया, कांता को दवाई दी। और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस अब आप लेट जाओ, आप भी थक गए होगे, कांता ने फरमाया। मुझे इतनी बुरी आदतों की आदत मत डालो, रमेश मुस्कुरा दिया। रमेश अपने बिस्तर पर लेट गया और जैसे ही ऑक्सीजन मास्क लगाया तो वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा, जैसे उसे सांस ही नहीं आ रहा हो। वह बुरी तरह हाँफ रहा था।
उसकी सांस उखड़ती जा रही थी। कांता को अब कुछ कुछ समझ आ रहा था। वह रमेश को बोल रही थी कि पर वह जवाब नहीं दे पा रहा था। कांता जैसे तैसे सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह गली डॉक्टरों की गली थी। कांता ने जैसे ही आवाज़ लगाई वैसे ही बहुत से लोग जमा हो गए। उनमें 4-5 डॉक्टर थे। वो लोग पहुंचे। कांता नीचे सीढ़ियों पर ही बैठ गई। वह चल नहीं पा रही थी। पास वाले लड़के ने पकड़कर कांता को ऊपर पहुंचाया। वह जब तक ऊपर पहुंची डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। रमेश की सांस बंद हो चुकी थी। कांता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था वह अब इस दुनिया से अलविदा हो चुका था। उसका रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार यही दोहरा रही थी, मैं एक्सीडेंट में मर क्यों नहीं गई? क्या भगवान ने मुझे ये दिन दिखाने के लिए और यूं भुगतने के लिए बचाया? काश मैं तब मर जाती तो मुझे ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और अपने रिश्तेदारों को सूचना दी, क्योंकि ये सब काम वही कर सकती थी, क्योंकि वहाँ वो दोनों अकेले थे। कांता का रो रो कर बुरा हाल था। एक तो हाथ पैरों से लाचार, ऊपर से ये दुखों का पहाड़। यह आधुनिक युग की विडंबना ही है कि हर घर में दो ही नजर आते हैं, एक चला जाता है तो दूसरा अधूरा। हम भौतिकता की दौड़ से इतना दौड़ रहे हैं, जाने कहाँ जाकर रुकेंगे पता नहीं। कांता इतनी परिपक्व थी, उसने अपने आप को संभाल लिया। वह यह समझ रही थी कि हम रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हमारी डोर किसी और के हाथ में है। हमें अपनी सांसों का भुगतान करके ही जाना पड़ेगा। और वह यह भी समझ गई कि जितने दुख हमारे भाग्य में लिखे हैं, शकुन हमें उन्हें भी यहीं भोग कर जाना होगा।